वबरकातुहू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आम और सहाफ़त के आप सभी तलबा का मैं आज की इस क्लास में खैर मक़दम करता हूँ। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। हम अपनी क्लास का आगाज़ भी इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर तरह के बलायात से महफूज़ रखे, बीमारियों से महफूज़ रखे और हम सबको नफ़े वाला इल्म अता फ़रमाए। अज़ीज़ तालिब इल्मों, आप में से कुछ तलबा ने मुझे कल और आज सुबह भी अपने जो कुछ कारकर्दगी थी, अपना जो असाइनमेंट था वो आप लोगों ने भेजा है। उस हवाले से मैं उम्मीद करता हूँ कि जब क्लास के बाकी और भी तलबा जब हमारे साथ अभी इस वक्त मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर सिर्फ 4 ही तलबा जुड़े हैं, तो मुझे उम्मीद है कि क्लास ख़त्म होने तक और भी तलबा हमारे साथ जुड़ जाएंगे। फिर हम इस हवाले से बात करेंगे। जिन तलबा ने मुझे सवाल का जवाब एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन लिख कर भेजा है, कौन कौन है जिन्होंने भेजा है? सादिया आप हैं। आप थोड़ा सा उसका उसका खुलासा जो बयान कर दीजिएगा कि या मेन पॉइंट्स जो आपने लिखे हैं उस हवाले से वो आप बता दीजिएगा। जसारत का भी वीडियो आया। हाँ सादिया सुन रहा हूँ मैं, आप बताइएगा। अच्छा माइक का प्रॉब्लम है आपका। और किन्होंने भेजा है? नियाज है, नियाज ने वीडियो भेजा है। और कौन है जिन्होंने कल और आज मुझे भेजा है? उज़्मा, उज़्मा भी नहीं है। जसारत आपने सवाल का जवाब लिखकर भेजा था ना? जी सर। एडवर्ड एंड फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, हाँ उसका खुलासा बता दीजिएगा। जी जसारत आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी सर। जी जी सर, सवाल था वैक्सीन किस तरह काम करती है। ये सवाल कब का था और हमारी पिछली क्लास का सवाल क्या था? नहीं सर, सवाल तो बता दीजिए, इसी सवाल का जवाब जो खुलासा है खुलासे के तौर पर बता दीजिएगा। जी जसारत। जी सर, वैक्सीन हमारे शरीर में जब जाते हैं तो वैक्सीन, वैक्सीन जब हमारे जिस्म में दी जाती है तो वो एंटीबॉडी से पहले हमें। पहले आप शरीर बोले थे। देखिए कोशिश कीजिएगा, नहीं हिंदी आपको आती है दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर आपको उर्दू के हवाले से प्रैक्टिस करना है, चूँकि हमें अल्टीमेट जो एग्ज़ाम लिखना है किस ज़बान में लिखना है? उर्दू में। जी, तो उसी के हम चूँकि देखिए सारी क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं ताकि हम एक तो इम्तिहान में कामयाब हों और दूसरा कल के दिन जब फील्ड में जाएँ तो वहाँ भी कामयाबी हमारे लिए आसान हो। तो उस चीज़ का ख़्याल रखिए। जी, सुनाइए फिर से। हम्म, वैक्सीन लोगों को बीमारियों से बचाते हैं, खासकर बीमारियों जैसे पोलियो, हैजा और अभी जो हाल में कोरोना, इस तरह बीमारी से हमारे देश में बड़े बड़े साइंसदानों ने बायो बायोटेक ने मिलकर जो वैक्सीन बनाए
हमारे जिस्म की हिफाजत के लिए बनाए, और वो इसलिए दिए जाते हैं इंसानों को ताकि आने वाले दिनों में उनके जिस्म के अंदर उन बीमारियों से लड़ने की सलाहियत हो। सलाहियत पैदा हो जाए। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो वैक्सीन लगाए और अपने को हिफाजत रखे। जी। जैसे सवाल तो जवाब लंबे हैं, लेकिन थोड़ा मुख्तसर में बता दिए। जवाब कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा कि जितना आपका तवील हो, मतलब नौबत ऐसी होनी चाहिए कि भाई आप बस करो। एक तालिब इल्म को तैयार करना चाहिए इस हवाले से कि उसका जवाब, उसका जो मवाद है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी वाज़े, काफ़ी तवील हो। और एक चीज़ आप तलबा इस चीज़ को समझिएगा कि चूँकि हम मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं, हम जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो वोकैबुलरी है, अल्फाज का जो ज़ख़ीरा है वो बहुत वसी होना चाहिए, और हमारी ज़बान ख़ास तौर पर वो बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमें हर वक्त कोशिश करते रहना चाहिए। और ये रोज़ाना सीखने का अमल है। आप कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक ले लीजिएगा, उस टॉपिक पर आपको जो कुछ भी लिटरेचर बुक्स मिलते हैं उसको पढ़िएगा। जैसे ज़रूरी नहीं कि आपका ये, मेरे हिसाब से होना चाहिए, हर टीचर की कोशिश तो यही है कि आप तलबा की अब ये फेवरेट सब्जेक्ट बन जाना चाहिए, फेवरेट आप लोगों का टॉपिक बनना चाहिए, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जो चीज़ें और जो बातें हैं। माफ़ कीजिए। तो इस मौजू पर अगर कुछ किताबें मिलती हैं, जैसे मैं एक किताब, मैं चाहूँगा कि हर तालिब इल्म के पास एक किताब हो। जैसे मैं आपको बताया कि अब चूँकि आप लोग घर बैठे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो अपने घरों में एक ऐसा कोना होना चाहिए, अपने घरों का एक ऐसा गोशा होना चाहिए, जहाँ पर आप बैठते हैं और वहाँ पर अतराफ़ में आपकी किताबें बिखरी हुई होनी चाहिए, ताकि घर वालों को भी पता लगे कि आप पढ़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर कौन सी किताबें होनी चाहिए? तो मैं ये समझता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये किताब खरीदनी चाहिए जो उर्दू में है और बिल्कुल बुनियादी नौइयत की जो मालूमात फराहम करती है। NCPUL, कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की जानिब से ये पब्लिश की गई किताब है। ये उर्दू के किसी भी बुक स्टोर से आपको ये किताब मिल जाएगी, या आप बुक स्टोर के जो अ, मालिक है, ओनर है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको मंगवा कर दे देंगे। और ये जो किताब है NCPL की, ये कोई बहुत कीमती नहीं, अगरचे कि ये काफ़ी ज़ख़ीम है, लेकिन उसकी कीमत 200 रुपये के आसपास है। चूँकि मेरे पास पुराना एडिशन है, तो उस एडिशन की कीमत तकरीबन 75 रुपये कुछ थी। अब शायद वो रीप्रिंट होकर आई है, तो वो 100 या 200 के आसपास उसकी कीमत पहुंच गई है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपके पास ये किताब हो। किताब का नाम अब मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ, रहबरे अखबार नवेसी। रहबरे अखबार नवेसी। और किताब लिखने वालों का नाम है सैयद इकबाल खादरी। सैयद इकबाल खादरी राइटर का नाम है, और जो किताब का टाइटल है, टॉपिक है, रहबरे अखबार नवीसी। तो अजीज़ तालिब इल्मों, आप जैसा देखते हैं कि किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, उसके पास भी, किसी वकील के पास जब हम जाते हैं उसके पास भी इस तरह का एक बड़ा बुक शेल्फ होता है, जहाँ पर वो बैठता है, उसके अतराफ़ में, उसके करीब में, और उसमें उसके सब्जेक्ट की बहुत सारी किताबें होती हैं। और वो किताबें देख, अगर आप अपने किसी दोस्त के भी घर पर जाएँ, उसकी किसी अज़ीज़ के घर पर जाएँ और वहाँ पर आपको लॉ से जुड़ी हुई AIR इस तरह के टाइटल वाली किताबें आपको देखेंगे, तो आप खुद पूछेंगे क्या कोई वकील या एडवोकेट का ये मकान है या उनके बैठने की जगह है? क्योंकि आपको किताबें देखकर पता लग रहा है कि यकीनन ये जो कानून की किताबें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें हैं, ये किताबें ज़रूर किसी वकील की ही होंगी। ऐसे ही मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई कोई पर्सनालिटी है, कोई शख्सियत है, कोई फ़र्द है, तो आप देखेंगे कि उसके करीब में, उसके बिल्कुल अतराफ़ में, उसके जहाँ कहीं वो बैठता है, उसके आस-पास में आपको मेडिकल फील्ड से, मेडिकल टॉपिक्स पर जुड़ी हुई किताबें मिलेंगी, जर्नल्स मिलेंगे जो कि मेडिकल उन्वानात पर, मेडिसिन की फील्ड से जुड़े हुए मैगज़ीन होंगे। तो
अजीज तालिब इल्मों, आप तलबा भी चूंकि एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो इस प्रोफेशनल कोर्स में भी इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई बाज़ बुनियादी बातें हैं। और हर तालिब इल्म के पास जो कि मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है, चंद एक किताबें होनी चाहिए। अब चंद एक होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अपना पॉकेट मनी, अब यहाँ पर क्या है कि आप तलबा, लाजिम बात है स्टूडेंट हैं और सभी तलबा ऐसे नहीं, बाज़ तलबा हैं जो यकीनन मेहनत करते हैं या कुछ जॉब करते हैं, उसका उन्हें पैसे मिलते हैं, लेकिन सबके पास पैसे होने ज़रूरी नहीं। लेकिन ये भी बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ तो पॉकेट मनी मिलता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग, मुझे मैं आम तौर पर जो तलबा करते हैं कि जो पैसे उन्हें मिलते हैं उसको वो खर्च करने के लिए, खाने पे या कोई अपनी पसंद की चीज़ खरीदने को, उस तरह की उसकी उनके जो अखराजात हैं उस तरह से वो ख़त्म हो जाते हैं, जो बजट है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि चूँकि आप लोग जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, तो अब आपकी जो पॉकेट मनी है वो भी खर्चा होनी चाहिए। किस मद में? किसी अखबार की खरीदी के लिए। और बहुत सारे एक अंग्रेजी का अखबार, एक उर्दू अखबार, कम से कम ये 2 अखबारात आपके मुताले में होना चाहिए। और मुझे तो ये उम्मीद बल्कि यकीन है कि हिंदी का अखबार तो आप लोग पढ़ते ही हैं। तो इस तरह से देख लीजिए कि आपको 3 अखबारात पढ़ने के लिए वसाइल चाहिए। तो आपकी जो पॉकेट मनी है, उस पॉकेट मनी को आप इस तरह से खर्च कीजिएगा। और एक चीज़ भी बता दूँ मैं कि जो अंग्रेज़ी के अखबारात होते हैं, अंग्रेज़ी के अखबारात आए दिन उनके दरमियान कंपटीशन हो गया, बहुत सारे अखबारात हो गए हैं, तो उनके दरमियान क्या कंपटीशन हो गया है। यहाँ पर अभी पटना से कौन है हमारे साथ क्लास में? पटना से कोई है? सादिया, आप हैं पटना, लेकिन आपके पास माइक काम नहीं कर रहा है। और जसारत कहाँ पर है? जसारत जी सर। कहाँ से है आप? कटिहार जिला सीमांचल। डिस्ट्रिक्ट कटिहार जिला, बिहार। कटिहार में अंग्रेजी का कोई अखबार आता है? जी सर, उधर हम रह रहे थे शहर में, कटिहार से बात, अभी फिलहाल गांव में है, तो गांव के लोग अखबार अंग्रेजी पढ़ते नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया आना चाहिए। वो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पटना एडिशन है, या और बिहार के दीगर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ से एडिशन निकल जाए, तो 1 से 2 अखबार तो कम से कम मिल जाते हैं। और ये अखबारात की खास बात मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी के अखबारात की कीमत कम होती है। इसके अलावा इनकी स्कीम्स भी होती है। शहर हैदराबाद में आए दिन इस तरह की स्कीम होती है। अगर आप उन्हें 599 रुपीज़ दें, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का जो स्कीम थी, उसमें ये था कि आप 599 रुपीज़ उनको पे करना है, 599 रुपये, और उसमें वो साल भर का अखबार आपको हॉकर के जरिए से घर तक पहुंचाते हैं। तो अजीज तालिब इल्मों, ये जो 600 रुपये जो खर्चा होने हैं मिसाल के, आपको बता दूं मैं, हमारे टीचर अक्सर हमें तरगीब दिलाते थे, हालांकि उस वक्त अखबार बहुत महंगे होते थे इस तरह। अब ये अखबार चूँकि मार्केट में ज़्यादा है, तो ये लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए ये कंपटीशन आ गया है, तो उसमें रेट कम रखें। उस ज़माने में रेट थोड़ा सा महंगा होता था। तब हमारे टीचर्स हमें तरगीब दिलाने के लिए, इनकरेज करने के लिए ये कहते थे कि अखबार खरीद कर पढ़ो, और फिर उस अखबार की रद्दी बेचेंगे तो जितना तुम्हारा खर्चा होगा अखबार खरीदने के लिए वो मिल जाएगा। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को उसी मिसाल को थोड़ा सा बदल के बताना चाह रहा हूँ कि 599 में आपको जो साल भर का अखबार आ रहा है ना, यकीन मानिए आप साल भर की रद्दी बेचेंगे तो आपको 600 नहीं बल्कि 800 रुपये मिलेंगे। इतनी ज़्यादा रद्दी जमा हो जाती है। तो हम यहाँ पर अपना कैरियर बनाने के लिए अखबार पढ़ना चाहें, तो उस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। एक दिन या एक महीने की पॉकेट मनी हमें किताबों पर खर्च करनी चाहिए, हमें अखबारात मंगवाने के लिए खर्च करनी चाहिए, ताकि ये जो हमारी आदत है ना, अब जब अखबार पढ़ने, चूंकि मैं आपको बताया ना, ये देखिए ये जुमला कहीं किताब का लिखा नहीं है, ये जो हमारी प्रैक्टिस है। जैसे मैं बताऊं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मैंने 1995 में एडमिशन लिया था जर्नलिज्म में, 95 में, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स। After completing my graduation in 1995, I have enrolled myself at Usmania University to pursue master's degree. So 95 में मेरा एडमिशन हुआ, 97 में हम कंप्लीट किए मास्टर्स डिग्री। तो आप अंदाजा लगाइए कि हम, अच्छा, while pursuing my graduation I started writing for newspaper। अभी जब मैं डिग्री फर्स्ट ईयर में था, उस वक्त से मेरे आर्टिकल्स अखबार में
शाया होना शुरू हुआ। क्यों बता रहा हूँ मैं आप लोगों को? इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी अब डिग्री फर्स्ट ईयर में हैं, अभी से कोशिश कीजिएगा और कर सकते हैं। जब मैंने किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते? और फिर अब आप लोग जो हैं 21st सेंचुरी के जो जनरेशन है, उस जनरेशन से आपको मालूम है, हमने तो ख्वाब में ही नहीं देखा था कि एक कोई फ़ोन ऐसा भी आएगा जो मोबाइल होगा, जिसको बगैर वायर के फ़ोन के बारे में हम सोचते नहीं थे, क्योंकि हमने देखा ही ऐसा था। जब से होश संभाला है बस वो फ़ोन होता था, उसको वायर लगा हुआ और इस तरह से उस पर जो नंबर मिलाना है उसमें उसमें उंगली डाल के ऐसे घुमाना वाला, वो वाला फ़ोन हमने देखा था। अब माशाल्लाह से आप लोगों की जो जनरेशन है, उन्होंने अपना होश संभाला है तो तभी से मोबाइल फ़ोन देखा है। आपने होश संभाला है तो तभी से आप कलर टेलीविज़न देख रहे हैं। अब आपकी जो क्लासेस है, इस तरह की क्लासेस के बारे में हम तो सोच भी नहीं सकते थे। तो माशाल्लाह से आप लोगों के पास वो क्वालिटीज़ हैं, वो गुण हैं कि आप बहुत आगे जा सकते हैं। इन सारे रिसोर्सेज के रखते हुए, और आपके सीनियर्स में बहुत सारे बच्चे हैं, खासतौर पर आपका जो इमीडिएट सीनियर बैच है बीए का, उसमें 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुसलसल एवरी संडे उनका आर्टिकल छपता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, आप लोग भी अपना आर्टिकल लिखने की कोशिश कीजिएगा। अपना आर्टिकल कैसे छप सकता है उस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा। और फिर ये जो आपका शौक़ है ना, ये शौक़, आपके जो पैसे हैं पॉकेट मनी, वो किताबों की खरीद भी होना चाहिए। एक किताब का नाम मैं आपको बताया, और एक किताब है वो भी बड़ी कारआमद है। किताब का नाम अगर जगह कुछ फारसी टाइप का लगता है, वो किताब भी आपके पास होनी चाहिए। तो कोशिश ये करना है कि हर महीने, जैसे साल का सब्सक्रिप्शन आप दे दिए, अखबार, एक अंग्रेजी अखबार आपके पास आने लगा, अंग्रेजी अखबार पढ़िएगा। अंग्रेजी अखबार में जो खबरें, जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे, उसको टिक कीजिएगा। फिर डिक्शनरी खरीदिएगा। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका इन्वेस्टमेंट है, समझिए। आप अपना करियर बनाने के लिए, अपने प्रोफेशन में तरक्की करने के लिए आपको ये वाली चीज़ करनी होगी। ठीक है, बहुत सारे तलबा ये कहेंगे कि सर पहले फ़ीस दे रहे हैं हम, वही फ़ीस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो आपको बता दूँ, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो तलबा को क्या करती हैं, स्कॉलरशिप देती हैं। सो ट्राई टू फाइंड आउट द एवेन्यूज़, वो रास्ते तलाश कीजिएगा, वो तंजीमें, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं जो बच्चों को स्कॉलरशिप देती हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिएगा। जैसे शहर हैदराबाद में या तेलंगाना, जहाँ पर कि आपकी यूनिवर्सिटी वाक़ई है, यहाँ के बहुत सारे एनजीओज़ हैं। वो क्या करते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो स्टूडेंट हैं, लेकिन उनका कंडीशन क्या होता है, मतलब लिमिटेड बजट है, बहुत ज़्यादा जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, तो उनका जो कैनवस है वो रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोकल स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर, उनको वो स्कॉलरशिप देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी तंजीमें, मुझे उम्मीद है कि आपकी अपनी अपनी रियासतों में भी होगी। तो उन तंजीमों से आप, और जैसे यहाँ पर रियासती सतह पर जमात इस्लामी हिंद की जानिब से पिछले साल पैंडमिक के ज़माने में हमारे एमसीजे के 3 स्टूडेंट्स को, बीए के कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई थी। तो उसके लिए क्या पूछा गया था, उनका जो पिछला मेमो है, मेमो पूछा गया, दरख्वास्त दी गई, और फिर उनसे इंटरेक्शन करके चेक किया गया कि हाउ मच दे आर सीरियस टुवर्ड्स देयर कैरियर, प्रोफेशन। तो वहाँ देखिए, एक तंजीम है, वो चाहती है कि मीडिया के मैदान में भी मुसलमान आए, तो वो इनकरेज करना चाहती है। अब वो इंटरव्यू और एप्लीकेशन देख के जेन्युइन कौन है, वाकई दिलचस्पी रखने वाला कौन है, उसको चेक करते हैं। उसके बाद उन्हें स्कॉलरशिप देते हैं। तो पूरे 2 साल की फीस 20-20 हज़ार के चेक जो है 2 स्टूडेंट्स को दिए गए थे जमात इस्लामी की तरफ से। तो आप देखिए क्या मुकामी सतह पर आपका, जहाँ कहीं जिस रियासत या जिस ज़िले से ताल्लुक़ है, वहाँ पर ऐसी कोई जमात इस्लामी तो होगी वहाँ पर मुकामी सतह पर, उनसे पूछिएगा कि तेलंगाना में इस तरह का नज़्म हो रहा है, तो क्या यहाँ पर भी है। तो अगर इन केस आप ये समझते हैं कि आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए, तो आप वहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। और फिर उनके सारी जो कुछ रिसोर्सेस मिल रहे हैं, चाहे घर से फ़ीस की शक्ल में हो या किसी तंजीम की तरफ से हो, उसको पूरा ईमानदारी से आप इस्तेमाल कीजिएगा अपना करियर बनाने में, किताबों की खरीदी पर, अखबार के मुताले में, लाइब्रेरी जाने की आदत डालिएगा। पैंडमिक का ज़माना है, लाइब्रेरीज बंद है, लेकिन आप लोगों के पास जो मोबाइल का डाटा कनेक्शन है, तो कम से कम बचत करके उस डाटा को आप रिचार्ज करवाइएगा, ताकि आप मोबाइल के ज़रिए से ही ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं, जो पढ़ने की किताबें हैं, उसको आप हासिल कर सकें, उस तक आपकी रीच हो, उसको आप डाउनलोड कर सकें।
अब जो आपके सारे शौक हैं, जैसे बज़ाहिर ये छोटी सी एक्सरसाइज नज़र आ रही है और उसमें मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग एडिट कर कर वीडियो भेज रहे हैं। तो ये देखिए बस खत्म। अब क्या है मसला आप लोगों को, जब आप अपने मोबाइल फ़ोन पे फिर चाहे किसी की मदद से कर रहे हो, तो मुझे उम्मीद है कल के दिन अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे, जिन्होंने आपकी हेल्प की उनसे सीखेंगे या खुद अपने तौर पे एक चैलेंज के तौर पे लेंगे कि ये अपनी वीडियो मैं खुद एडिट करूँगा, तो आप फिर बस खत्म। टेक्निक भी आ गई है। पैंडेमिक के ज़माने में एक और चैलेंज ये आ गया है कि पिछले बरस दिल्ली में बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स ने क्या किया, अपने यहाँ के कैमरामैनों की छुट्टी कर दी कि भई नहीं चाहिए कैमरामैन। लेकिन जो लोग रिपोर्टर थे, जो एंकर थे, उनसे कहा गया कि अब आपको अपना कैमरा भी देखना है। तो रिपोर्टिंग के लिए जैसे जाते हैं तो अब वो ज़माना चला गया जहाँ पर आप कैमरे के सामने माइक लेकर खड़े हों। यहाँ पर आपको खुद अपने ही कैमरे को, सेल्फी स्टिक को लगाकर शूट करना है अगर आप कैमरे के सामने भी आना चाहें। तो आप जब देखिए स्मार्ट मुझे यकीन है, पूरा 100% यकीन है कि आप में से किसी भी स्टूडेंट को कभी भी किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, मतलब किसी क्लास में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में आप नहीं पढ़े कि मोबाइल फ़ोन को कैसे इस्तेमाल करना है। किसी कॉलेज में, किसी ट्यूशन सेंटर में आपको नहीं सिखाया गया कि व्हाट्सएप कैसे इस्तेमाल करना है। किसी ने आपको नहीं बताया। जैसे यहाँ गूगल मीट की भी आप ले लीजिए कि गूगल मीट जब आप पहली मर्तबा इस्तेमाल किए तो उस वक्त आप लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन जब आप इस्तेमाल करने लगे, सवाल पूछना है तो कैसे आप हैंड रेस कर सकते हैं वो आपको मालूम है, कमेंट बॉक्स क्या होता है वो आपको मालूम है, कैसे ज्वाइन करना है वो आपको मालूम है, यूट्यूब पर कैसे कमेंट देना, यूट्यूब तक कैसा रीच होना है वो आपको मालूम होगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ऑनलाइन, ये चीज़ें आप खुद सीख सकते हैं। तो जब आप ये चीज़ सीख सकते हैं बगैर किसी क्लास में पढ़े के, तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग लिख भी सकते हैं। आप लोग कम से कम अपना ब्लॉग लिखिएगा, जो फ्री टूल्स हैं इंटरनेट पर, उसके ज़रिए से अपनी बात आप पेश करने की कोशिश कीजिएगा। अजीज़ तालिब इल्मों, जसारत का प्रेजेंटेशन और कोई हैं जिन्होंने, नियाज़ आपने वीडियो भेजा था, आपने हमारे सवाल का जवाब लिखकर नहीं भेजा। कलीम, आपका कहाँ पर है सवाल का जवाब? सर आपको व्हाट्सएप किए सर? वीडियो भेजा आपने, मैं ये पूछ रहा नहीं सर, हूँ। वो भी व्हाट्सएप किए हैं, AEFI। कब? मतलब दो दिन पहले सर। आप तो हफ्ते के वीडियो दिन के, थे नहीं क्लास में, हफ्ते के दिन थे आप क्लास में हमारी? जी सर, 8:30 को थे। चलिए ठीक, उसका खुलासा आप बता सकते हैं? अभी मेरे पास खुल नहीं रहा है व्हाट्सएप। जी अकमल ने शेयर भी किया है, तो ये किताब अमेज़न पर भी है, मगर अमेज़न पर क्या कीमत है उसकी नहीं मालूम। लेकिन एनसीपीएल का अगर कोई ऑफिस है, जैसे शहर हैदराबाद में भी एनसीपीएल का एक बुक सेल काउंटर है, उस काउंटर पर जब आप अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड बताते हैं या आप उनको बताते हैं कि आप स्टूडेंट हैं, तो उस पर वो लोग रियायत भी देते हैं। 20 या 25% की रियायत मिलती है स्टूडेंट को। तो कीमत उसकी अगर 200 रुपये है, तो आप ये समझ लीजिए 10 से 15% जो भी रियायत है, क्या चल रहा है फिर वक्त नहीं मालूम, लेकिन वो आपको रियायत भी मिलती है। तो कोशिश कीजिएगा कि पहली चीज़, आप जिस किसी रियासत में है वहाँ पर एनसीपीएल का बुक सेल काउंटर है, वहाँ से आप लेंगे एनसीपीएल के ओरिजिनल उससे, तो आपको ये जो स्टूडेंट होने के नाते जो रियायत मिलती है ना, वो कंसेशन भी आपको मिलेगा। मन शाह जहानम और एक किताब है मुफ्ती अरशद कासमी साहब की, उसमें उन्होंने क्या किया है, यही रहबर अखबार नवीसी के मौज़ूआत को थोड़ा सा मुख्तसर करके थोड़ा उसको कॉम्पैक्ट कर दिया है। तो वो भी आप आपके पास रहनी चाहिए ये किताबें। जीनियस। सर। 4 या 5 पॉइंट्स की शक्ल में आपको, आपने एडवर्स इफेक्ट आफ्टर इम्यूनाइजेशन, फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के मौजू पर जो जवाब लिखा है उसको पॉइंट्स की शक्ल में आप बताइए। हिफाजती टीका क्या है? सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि AEFI क्या है। ये एक्चुअली मेडिकल इंसिडेंट होता है जो कि हिफाजती टीका के बाद होता है, और इसको मतलब समझा जाता है कि ऐसा होता है। और जब टीका मतलब वैक्सीन का लगवाया जाता है तो हिफाजती टीका, तो कुछ देर के लिए इंसान को मतलब बुखार आता है, चिड़चिड़ापन होता है, चलने में तकलीफ होती है। आ सकता है, जरूरी नहीं हाँ, कि आ ये सकता सबको है। आए, लेकिन जी किसी सर। को आ सकता है जी। और जब बच्चे को मतलब हिफाजती टीका लगवाया जाता है तो उसको कम से कम
आधा घंटे वहीं पे बैठा रखा जाता है, क्योंकि उसमें माथा में मतलब चक्कर आने लगता है। और जब क्योंकि देहात में ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे ऐसा मेडिकल की उपलब्ध हो दवाई, तो जहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वहाँ पे चेक किया जाता है कि सही से ट्रांसपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोल्ड में है या फिर टेम्परेचर कितना में है, तब जाके वो निकालने के बाद टीका लगवाया जाता है। देखिए, लिखने की ज़बान और होती है और जब हम बोलते हैं उस लिखे हुए को तो उसकी ज़बान, उसका अंदाज़ कुछ और होता है। फ़र्क होता है ना दोनों में? यस सर। जी सर। अब मेरा ये जो शायद जुमे के दिन क्लास में बोला था मैं कि जो कुछ मैंने जो शेयर किया था WHO का डॉक्यूमेंट, मैं ये चाहूँगा कि उसका तर्जुमा हो जाए ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी हिफाजती टीका देने के बाद पैदा होने वाले नागहानी हालात, नागहानी वाक़यात, नाखुशगवार वाक़यात। उसको बुरे हालात नहीं लिखेंगे। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। अब उसका आपका जो फर्स्ट इंट्रो है, इंट्रो स्टार्ट होगा कि ज़रूरी नहीं कि हर हिफाजती टीका लेने वाले को इस तरह के नागहानी हालात का सामना हो, लेकिन ये भी सच है कि ये जो हिफाजती टीकों का प्रोग्राम है ये 100% महफूज हो। क्यों? अब वजाहत कीजिए। बहुत कम ऐसा होता है कि टीका लेने के मुज़िर असरात या टीका लेने से कुछ ख़राब असरात पड़ते हैं, बल्कि टीकों की जो हमलो नकल के दौरान अगर सही निगहदाश्त ना हो, यानी वाइल ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन जैसे आपको मालूम है शहर हैदराबाद को फार्मास्यूटिकल कैपिटल ऑफ द इंडिया भी कहते हैं, यानी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा दवाई फार्मेसी की जो दवाइयाँ होती हैं वो शहर हैदराबाद में बनती है। अब यहाँ दवाई बनती तो सारी की सारी दवाई यहाँ इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि पूरे इंडिया और बल्कि ग्लोबली भी वो जो मेडिसिन है वो सप्लाई होती है। अब हर मेडिसिन पर के साथ कंडीशन होता है कि उसको एक ख़ास एटमॉस्फेयर, ख़ास माहौल और टेम्परेचर चाहिए जिसमें वो रखी गई तो महफूज रहती है। जैसे आपके घर में भी आप जो दवाई इस्तेमाल करते हैं उसका इफेक्ट बदल सकता है। जैसे इवन सर दर्द की भी दवा ले लीजिए। सर दर्द की दवा को अगर आप धूप में डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे ज़्यादा देर तक तो उसका इफेक्ट जा सकता है, बल्कि कुछ और इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी दवाइयों के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो 3 अलग-अलग तरह की कैटेगरी बनाई गई थी। बाज़ लोग सेंसिटिव होते हैं, बाज़ लोगों की बॉडी मुख्तलिफ अंदाज में उसको रिएक्ट करती है। एलर्जिक भी हो सकती है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो बाज़ दफ़ा जो टीका है, टीका ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर उसके लिए जो रिक्वायर्ड जो ज़रूरी चीज़ें थी, ज़रूरी जो टेम्परेचर था वो मेंटेन नहीं किया गया तो उसकी वजह से भी उसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। बाज़ वक़्त गलत तरीके से जो इसे देना है टीका, उसकी वजह से भी मतलब जो सुई इस्तेमाल की जाती है ख़ास तौर पर टीके के बाद, वो टीका देने के बाद उसको ज़ाया कर देना है। लेकिन अगर कहीं पर इस तरह नहीं हो रहा है तो वही सुई, हालांकि वो हिफाजती टीके के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो सुई कुछ गलत उसके असरात मुरत्तिब कर सकती है। तो अब यहाँ पर टीके की वजह से ख़राब सूरत हाल पैदा नहीं हो रही, बल्कि टीका अंदाजी के दौरान जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर में अगर कहीं पर कुछ बिगाड़ पैदा हो जाए तो उसके नतीजे में सूरत हाल पैदा हो रही। आप कहीं भी इस चीज़ को लिंक मत कीजिए कि टीका अंदाजी के बाद जो नागहानी हालात पैदा हो रहे हैं वो टीके के सबब होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि टीका जिस माहौल में, जो कंडीशन में, जो टेम्परेचर में रखना है, दिया जाना है, जो एहतियाती तदाबीर उसके साथ बताए गए। जैसे आपको मालूम है कि जब कोई ट्रांसपोर्टेशन में कोई नाजुक चीज़, जैसे टेलीविज़न आप मंगाएं, आजकल टेलीविज़न भी ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन भी मंगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें क्या होता है, किसी कार्टून के डब्बे में, किसी पैकेज के, ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप देखिए, या फिर आप जब जो ट्रांसपोर्टेशन के बड़े-बड़े हमलो नकल होता है, जो जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जाती हैं, तो उसमें जो चीज़ें नाजुक होती हैं, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है, जिसमें कांच का इंग्रेडिएंट शामिल होता है, तो उसमें लिखा होता है हैंडल विद केयर। आप अक्सर ये डब्बों पर, उनकी पैकेजिंग पर पढ़े होंगे। तो हैंडल विद केयर मतलब उसको एहतियात की ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट करने के लिए।
अगर वो ऐसे ही जब मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं, टीकों की हम बात कर रहे हैं, तो इसको भी जब ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें अगर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर एहतियात नहीं बरती जाती है तो भी उसका असर क्या होगा? जब टीका दे दिया जाएगा तो उसके बाद उसके असरात सामने आएंगे। लेकिन उसमें जो बुरे असरात या नागहानी हालात जो पैदा हो रहे हैं उसके लिए वजह टीका नहीं है। आप इस चीज को ध्यान में क्लियर रखिए। ये समझ में आया ना? आपके पास क्लियर है ना ये पिक्चर? जी सर। नियाज, ये सर। ये वाला पॉइंट क्लियर है ना कि टीका लेने के बाद जो हालात अगर खराब हो रहे हैं तो जरूरी नहीं उसकी वजह, उसका रीजन, उसका कारण टीका हो। नियाज, क्लियर है सर। हाँ ठीक। तो इस चीज, तो जब हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त भी वो चीज वेरी क्लियरली पेश करना है। तो जो 22 पेजेस 23 पेजेस का जो नोट मैं शेयर किया था उसमें बाज़ाब्ता तौर पर कैटेगरी करके, जुमरे करके उसको बता दिए गए कि ये रीजन हो सकते हैं। तो उसको एक मरतबा जब पढ़ेंगे हम तो फिर वैसे ही समझना है, वैसे ही हमें लिखना है। मैं ये चाहूंगा कि उसको ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज कीजिएगा आप लोग। और उसमें आपको दो चीज़ें हैं, एक तो सीखने का मौका मिलेगा, फिर ट्रांसलेशन का तरीका, वो क्या दिक्कत हो सकती है वो मिले, उसका आप सामना करेंगे, डिक्शनरी आप रेफर करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। खैर क्लास खत्म होने से पहले फिर मैं वीडियोस के हवाले से भी कुछ बात करूँगा। फिर मैं आज की क्लास का जो असल मौजू है जिस पर मैं आप तलबा से बात करना चाह रहा था, उस मौजू पर मैं आता हूँ। वो मौजू है कि सहाफ़त में एक जर्नलिस्ट को, एक सहाफ़ी को, एक रिपोर्टर को रिपोर्टिंग के दौरान कुछ एथिक्स, कुछ गाइडलाइंस की भी पासदारी करना है, कुछ गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है। जैसे उसकी एक अच्छी मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि जब पिछले बरस पहली मरतबा जब कोविड-19 के सबब लॉकडाउन लगाया गया और फिर मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता कोरोना के जो पेशेंट है, मरीज है, वो सामने आने लगे, तो उस वक्त आइसोलेशन का एक वर्ड सामने आया था, क्वारंटाइन का एक वर्ड सामने आया, और एरियाज को, इलाकों को, लोगों के घरों पर बाज़ाब्ता तौर पर स्टिकर लगाकर उसको आइडेंटिफाई किया गया था कि इस घर वाले कोरोना संक्रमित हैं। सही बताया मैंने सर? जी सर, हम भी थे सर क्वारंटाइन में। क्यों? वो दरअसल दिल्ली में ही फंसे हुए थे, भैया के पास गए थे इंटरमीडिएट का परीक्षा देने के बाद घूमने, जिसकी वजह से फंस गए थे। फिर अब घर लौटे तो गाँव वाला घर के अंदर घुसने नहीं दिया, बल्कि क्वारंटाइन बना हुआ था गाँव के स्कूल में। तो बोले, भैया 15 दिन स्कूल में रहिए, उसके बाद घर आना है। कितने दिन रहे वहाँ? 14 दिन से। मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब आपने कहा गांव वालों ने घुसने नहीं दिया। तो जी ये सर। उस वक्त जी, मतलब मन हंस बहुत के आ गई गुस्सा भी मुझे। था। से आ गए रास्ते में, कोई कुछ नहीं बोला। अब गांव में आके गांव वाला घर में घुसने नहीं दे रहा है। ये हालत हो गया गांव में। बाहर में ही ठीक था किसी। तो उस वक्त एक इशू आया था सामने कि सरकार की जानिब से भी जो लोकल एजेंसी है वो लोग घरों पर स्टिकर चिपकाने लगे थे। और आज भी ये वाला चीज़ नोट की जानी चाहिए कि लोग अगर कोई कोरोना की वजह से मर रहा है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए पीछे हट रहे हैं, उसकी डेड बॉडी को देखने के लिए, उसकी आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए पीछे हट रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमें लग जाए। तो उसको लेके जो रिजर्वेशन था, तो वहाँ पर सवाल ये था, क्या मीडिया, जब शुरू की बात करूँ मैं, तो उस वक्त ये सवाल भी उठा कि अगर किसी को आइडेंटिफाई किया गया है कि वो कोरोना से मुतासिर है, कोरोना से अफेक्टेड है, तो उसकी आइडेंटिटी भी छुपाई जाती थी, क्योंकि उस वक्त ये समझा गया कि भाई आइडेंटिटी उसकी छुपाना जरूरी है। तो सवाल ये उठाया गया कि ये लोगों को क्वारंटाइन जो किया जा रहा है, तो वो तो सबको मालूम हो जा रहा है कि भाई इस शख्स को क्वारंटाइन किया गया है। अभी भी अगर मिसाल समझ में नहीं आती है तो मैं दूसरी मिसाल से आपको समझाना चाहता हूँ। और एक मर्ज है, इस मर्ज का एक जानिब ये भी दावा किया जाता है कि इलाज भी मौजूद है, लेकिन ये भी सच है कि इस मर्ज से बहुत सारे लोग मरते हैं।
लेकिन इस मर्ज के साथ एक ख़ास जो लोगों के दरमियान बातें जुड़ी हुई हैं, वो चीज़ क्या करती है कि अगर कोई फ़र्द उस मर्ज़ में मुतासिर होता है तो सब उसको उसी ही निगाह से देखते हैं, अरे ये ज़रूर कुछ गलत काम किया है। उस मर्ज़ का नाम है एड्स, AIDS, एड्स मर्ज़ का नाम है। एड्स दरअसल शॉर्ट फॉर्म है, AIDS। ए स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड, अंग्रेजी का शब्द है। मर्ज का नाम है, मैं आपको उसका फुल फॉर्म बताऊं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम अपने पर्चे में भी पढ़ेंगे। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये मर्ज का नाम है। हालांकि ये मर्ज जो फैलता है वो कई वजूहात हैं जिसके सबब ये मर्ज फैलता है, लेकिन लोगों के जहनों में एक खास रीज़न ही अटैच है कि ये मर्ज जो फैलता है वो सिर्फ इस वजह से फैलता है कि अगर कोई गैर अखलाकी हरकतों में मुलव्विस रहा उसकी वजह से ये मर्ज फैलता है। लेकिन वो सच नहीं है, वो मर्ज फैलने का एक तरीका है। इसके अलावा भी जब हम किसी हज्जाम के पास, हज्जाम मालूम आप लोगों को? यस सर, वो जो बाल बनाते हैं। अगर हज्जाम के पास हम जाते हैं और वहाँ पर वो जो ब्लेड इस्तेमाल करना है, वो ब्लेड अगर एक ही ब्लेड कोई एड्स से मुतासिर है उसके इस्तेमाल करता है और फिर वही ब्लेड किसी दूसरे फर्द को इस्तेमाल करता है, तो ब्लेड को लगने वाला खून वो उसको फैलाने का सबब बन सकता है। दवाखाने में हम जब इंजेक्शन लेने जा रहे हैं किसी वजह से, कोई बीमारी की सूरत में जब हम इंजेक्शन ले रहे हैं, तो वहाँ पर अगर इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली सुई को स्टरलाइज नहीं किया गया, गर्म पानी में उसको नहीं उबाला गया या सुई बदली नहीं गई, बल्कि वही सुई एक से ज़्यादा लोगों को देने के लिए बगैर स्टरलाइजेशन के, स्टरलाइजेशन से मुराद क्या होता है, आमतौर पर आज भी बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर हर मरीज को नई सुई नहीं दे सकते, सरकारी अस्पताल है तो उसके लिमिटेड रिसोर्स, तो वो क्या करते हैं, उन सुइयों को एक मरतबा इस्तेमाल करने के बाद गर्म पानी में उबालते हैं, उसके बाद फिर उसको दूसरे पेशेंट के लिए इस्तेमाल होता है, करना चाहिए। अब चूंकि डिस्पोजेबल सिरिंजा हैं तो एक सुई एक मरीज को देने के बाद उसको तोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, फिर नई सुई। तो एक ही सुई अगर एक से ज्यादा पेशेंटों को इस्तेमाल की गई तब भी एड्स का मर्ज फैल सकता है। ब्लड डोनेशन है, आमतौर पर आपको मालूम है, जैसे एक मिसाल देना चाहूँगा मैं, थैलेसीमिया एक बीमारी है, थैलेसीमिया बीमारी। इस बीमारी का जो मरीज है, अगर किसी फर्द में ये बीमारी जाहिर होती है, इस बीमारी का पता लगता है, तो उसको खून चाहिए, उसको खून चढ़ाना पड़ता है। ये बीमारी है क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस बीमारी में होता यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरीके से एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरीके से एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में खून बनने का जो सिस्टम रखा है, वो सिस्टम फेल हो जाता है। इंसानी जिस्म में बीमारी के कारण जब खून नहीं बनता और फिर उसकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड ब्लड है वो ब्लड बाहर से चढ़ाना पड़ता है, तो ऐसे मर्ज को थैलेसीमिया कहते हैं, जहाँ पर मरीज के जिस्म में नेचुरली ब्लड पैदा करने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। तो उस क्षमता का ख़त्म होना वो थैलेसीमिया के मरीज़ को आइडेंटिफाई करता है। तो ऐसे मरीजों को क्या चाहिए कि उनकी ज़िंदगी यही है कि मतलब उसकी सीवियरिटी अलग अलग होती है। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको 6 महीने में खून चढ़ाना पड़ता है, बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको 3 महीने में, बाज़ को 15 दिन में भी खून चढ़ाना पड़ता है। तो ये थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं, इनकी ज़िंदगी इसी पर डिपेंड करती है कि जो लोग हेल्थी हैं और अपना ब्लड डोनेट करते हैं, इनसे डोनेशन लेकर उनको चढ़ाया जाता है। तो एड्स का मर्ज जो फैलने का एक सोर्स है, एक वसीला, एक ऐसा भी तरीका हो सकता है जिससे फैले कि खून का ब्लड डोनेशन, खून का अगर कोई अतिया दे रहा है, खून का अतिया देना, ब्लड डोनेट करना, खून का अतिया देने के दौरान खून की अगर सही से जांच नहीं की जाए तो वही खून अगर बगैर चेक किए कि दूसरे को चढ़ा दिया जाता है, सिर्फ ग्रुप देखकर, ग्रुप नहीं बल्कि क्या करना है, उसमें बीमारियां भी है क्या वो भी चेक करना है, उसके बाद उसको चढ़ाने की, अब हो रहा है ये चेकिंग का।
लेकिन एक ज़माने में ऐसा भी हुआ कि खून की मुंतकिली के दौरान ये मर्ज फैला। तो इस मर्ज के फैलाव के मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक वजह उसमें ये है कि अगर मर्द और ख़वातीन गलत हरकत में मुलविस होते हैं तो वो भी एक सोर्स हो सकता है, वो भी एक सबब हो सकता है। लेकिन मीडिया में जिस तरीके से या शुरू में जब ये मर्द सामने आया तो उस वक्त जिस तरीके से इसको पोर्ट्रेट किया गया, बताया गया, या सबसे पहले ये मर्ज जिन लोगों को लाक हुआ वो इस तरह के हरकत में मुलविस थे, तो लोगों के जहन में आज भी वही तस्वुर है कि अगर किसी को एड्स का मर्ज लाक है तो उसको गलत निगाह से देखा जाता है। तो उसमें होता क्या है कि अब मीडिया की जो जिम्मेदारी, हमारा जो मौजू है, हमारी क्लास का जो टॉपिक है एथिक्स फॉर हेल्थ जर्नलिज्म। हेल्थ जर्नलिज्म क्या है हम पढ़ लिए, एथिक्स, हाँ, हेल्थ जर्नलिज्म की रिपोर्टिंग के दौरान, हेल्थ जर्नलिज्म के मौजू पर लिखने के दौरान हमें बात चीज़ों की पाबंदी करनी होगी, बात चीज़ों का ख्याल रखना होगा। उसमें ये भी है कि अगर किसी शख्स की आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त हमें मालूम हो गई कि कौन शख्स है, उसको हमें रिवील नहीं करना, उसको छुपाना है। क्यों कि बहुत मर्तबा ऐसे हुआ कि मीडिया ने, हिंदी अखबारात ने क्या किया, या जो रीजनल लैंग्वेज के अखबार थे उन्होंने क्या किया, ऐसे शख्स की आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त, उसका आइडेंटिफिकेशन अपने पेपर में दे दिया, अपनी न्यूज़ में दे दिया। नतीजतन पूरी सोसाइटी में लोग उसको गलत निगाह से देखने लगे, और जो सोसाइटी का जो प्रेशर पड़ा, उस प्रेशर के सबब मरीजों ने सुसाइड कर लिया, खुदकशी कर ली, अपने आप को मौत के मुंह में धकेल दिया। तो अखलाकी तौर पर ये सहाफ़ी की, मीडिया पर्सन की, एक जर्नलिस्ट की, एक पत्रकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आइडेंटिटी रिवील ना करे, लोगों की शनाख्त को छुपा कर रखे। क्यों कि ऐसे उसका नतीजा हो सके। जैसे एक और चीज़ भी कहा जाता है, अब मीडिया में बहुत सारी जराइम की खबरें छपती हैं। जराइम की खबरों में एक ख़ास तौर पर दिल्ली में जो निर्भय कांड हुआ था, उसके बाद निर्भय कांड में भी जो बड़ा मसला था कि जिस लड़की के साथ ज़्यादती हुई उसकी आइडेंटिटी छुपाना तय किया गया। उसकी आइडेंटिटी कौन थी, वो क्या थी, नहीं मालूम। उसके माँ बाप का तारुफ बाद में सामने आया, उनके इंटरव्यूज़ हुए, लेकिन शुरू में सबने तय किया कि उस लड़की की आइडेंटिटी को हम छुपा कर रखेंगे। ऐसे ही बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात होते हैं, तो उसमें वहाँ पर खुद जुवेनाइल एक्ट है, जैसे नाबालिग अगर कोई शहरी 18 साल से कम उम्र का कोई फ़र्द अगर किसी तरह का कोई जुर्म करता है, जराइम का इर्तिकाब करता है, तो उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है, उसकी शख्सियत को, उसके नाम को छुपाना है। ये एक ज़ाब्ता अखलाक है मीडिया में। ऐसे ही एक और जो ज़ाब्ता अखलाक है जिस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, वो क्राइम की रिपोर्टिंग के दौरान जो डेड बॉडीज़ हैं, जो मरे हुए लोगों के शव हैं, चाहे एक्सीडेंट में हो या फिर कम्युनल राइट्स में हो, उनको नहीं दिखाना चाहिए। सहाफ़त में डेड बॉडीज़ नहीं बतलाई जानी चाहिए। लेकिन हम देखते कि मीडिया में हो रहा है कि डेड बॉडीज़ भी, जैसे फेसबुक पर अब देखिए इस तरह की कोई एक्सीडेंट की बॉडी है तो वो वहाँ पर उसको ब्लॉक कर देता है इमेज को। आपसे पूछा जाता है कि अगर आप अब भी इसको देखना चाह रहे हैं तो नीचे क्लिक कीजिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो तभी वो वाली जो तस्वीर है या वो वाला जो वीडियो है जिसमें किसी को मरता हुआ या मरा हुआ या इंजर्ड बताया जा रहा है, वो आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज पर भी जब कवरेज किया जाता है तो उस कवरेज के दौरान भी एक सहाफ़ी को हर तरह से एहतियात बरतनी है। क्राइम के हवाले से एक और बात बताता हूँ। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी पूरे हिंदुस्तान में काम करने वाले सहाफ़ियों के लिए, पत्रकारों के लिए, हिंदी के शब्द मैं ज़रूर इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों से कनेक्टिविटी हो, लेकिन मैं ये तवक्को नहीं रखूँगा कि आप लोग लिखने के दौरान हिंदी शब्द इस्तेमाल करें, बोलने के दौरान हिंदी शब्द इस्तेमाल करें। कोशिश कीजिएगा। जैसे हिंदी के शब्द इसलिए भी बोलता हूँ मैं, जसारत से या किसी दूसरे स्टूडेंट से कुछ करेक्शन है तो वो भी पूछ रहा था, इस बहाने मैं हिंदी सीख रहा हूँ।
लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप सबको हिंदी आती है। मैं ये चाहता हूँ कि उर्दू के हवाले से आप लोग फिक्र करें, इंग्लिश के हवाले से आप फिक्र करें और वहाँ पर आप फोकस हो जाए, सो दैट उसमें आपको तरक्की मिले, उसमें आप आगे बढ़ें। तो अजीज तालिब इल्मों, मैं आपको बता रहा था कि क्राइम के हवाले से आम तौर पर कम्युनल जो क्राइम होता है, जहाँ पर किसी दो अलग ग्रोह के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, कत्ल हो रहा है, वहाँ पर भी किसी भी वर्ग, किसी भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई नहीं करना है, उसकी आइडेंटिटी को छुपाना है। अब आप बोलेंगे सर मगर अखबारात में इस तरह लिखा जा रहा है, तो अखबारात में गलत काम हो रहा है। अखबारात में काम करने वाले बहुत सारे लोग किसी यूनिवर्सिटी में जाके जर्नलिज्म का कोर्स नहीं पढ़े, बस उन्हें मौका मिला, वो काम करने लगे और फील्ड में आ गए। आप लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और फिर पत्रकारिता का बीए, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं, तो आपके पास यू शुड बी वेरी मच क्लियर, आपके पास पिक्चर, फोटो, तस्वुर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, हम किसी को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। उसमें क्या होता है कि आपकी राइटिंग, आपकी रिपोर्टिंग से इस मुल्क के दो फिरकों, दो मज़ाहिब के मानने वालों, दो इलाकों के रहने वालों के दरमियान नफरत फैल सकती है, नफरत बढ़ सकती है, तो उससे भी आपको बचना चाहिए। ये ख़ास तौर पर हेल्थ जर्नलिज्म के हवाले से जो एथिक्स है, ज़ाब्ता अखलाक है, जहाँ पर जिसके दौरान सहाफ़ी को एहतियात बरतनी चाहिए, वो है मरीज़ों की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहिए। ज़्यादती के जो शिकार लोग हैं उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहिए। तस्वीर भी ऐसे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिससे देखने वालों पर उसके मनफी असरात मुरतब हों। इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का आप लोगों को लिहाज रखना चाहिए। अब मैं उस मौजू पर आता हूँ, वीडियो के हवाले से, जो दो मौजूआत पर वीडियो बनाना तय हुआ था, और इसमें जिन लोगों ने भेजा है दैट इज़ वेरी गुड कि भाई बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने वीडियो बनाई है, एडिटिंग, और फिर ख़ास तौर पर जब वीडियो पर यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट एड्रेस है वो देने के हवाले से, या फिर जैसे सादिया का वीडियो है तो उन्होंने स्क्रीन को शेयर कर दिया, आधी स्क्रीन में यूनिवर्सिटी की जो मेन बिल्डिंग है वो, और बाकी आधी स्क्रीन में उनकी वीडियो चल रही थी, बहुत अच्छे। अब मैं ये चाहूँगा कि अब आप लोग बताइएगा, क्या हम जो पहली वीडियो जो वैक्सीनेशन के हवाले से बना रहे थे उसके लिए डेडलाइन हम ख़त्म समझे, अब और कोई वीडियो नहीं भेजेगा तो फिर हम उसको फाइनल कर देते हैं, और फिर उसके बाद इसकी भी आप डेडलाइन दे दीजिए। ऐसा नहीं कि भाई आप इम्तिहान से पहले तक भेजते रहें, चूँकि अब एडमिशन चल रहे हैं, तो फिर इस तरह की जो सेकंड वाली वीडियो है वो भी आ जाए, तो उस सबको कंपाइल करके फिर हम शेयर करेंगे उसको। असल तो मकसद है कि उस वीडियो के ज़रिए से हम अपने हेड सर को भेजेंगे, जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं सबको वो बताएंगे कि कैसे आप तलब आने की कोशिश की, और यकीनन जो भी टीचर आप लोगों की वो वीडियो देखेगा उसे बड़ा खुशगवार एहसास होगा, और उसे बड़ी खुशी होगी कि अभी ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी ये सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, अभी इन्होंने एडिटिंग नहीं पढ़ी, अभी तो इन्होंने टेलीविज़न के हवाले से पढ़ना शुरू किया है, लेकिन इनका जो आउटपुट है, इनकी जो दिलचस्पी है, इनकी जो मैं, ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट ने एक दूसरे से हेल्प ली या एक दूसरे की नकल की, कोई मसला नहीं, लेकिन सीखने के लिए की ना, अच्छा एक आउटपुट तो दिया है ना, तो वो भी हम फाइनल कर सकें। तो सवाल नंबर 1 के वैक्सीनेशन के हवाले से क्या अब कोई और वीडियो नहीं आएगी, ये तय कर दीजिए कि भाई उसकी डेडलाइन ख़त्म हो गई सर, अब आपको किसी की वीडियो नहीं लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो एडमिशन अवेयरनेस के हवाले से हमारी वीडियो बन रही है उसकी डेडलाइन क्या होगी? जी बताइए। मेरे ख्याल से सर वो जो वैक्सीनेशन का वीडियो हम लोग भेज रहे थे आप तक, तो उसका सिलसिला खत्म किया जाए, और वो हाल में जो एडमिशन नोटिफिकेशन आया हुआ है मानो में, इस पे थोड़ा मुतवज्जो देना चाहिए, और सबको बढ़ चढ़ कर उसमें जो है वो वीडियो भेजना चाहिए, ताकि एक साथ हर तालिब इल्म का वीडियो आ जाए और एक साथ ही सबका वीडियो बन जाए। इससे परेशानी हम लोग का भी छुटकारा मिल जाएगा, और आप भी सबका वीडियो एक साथ आपको भी बनाने का मौका मिल जाए। चलिए ठीक है, शहाबुद्दीन। यस सर।
क्या करना चाहिए बता दीजिए। जी, जो पिछली वाली वीडियो थी उसका सिलसिला ख़त्म कर दिया जाए और जो नई वाली वीडियो बनाने हैं उसका सिलसिला चालू रखा जाए। और इसमें सिलसिला चालू जी मतलब सिलसिला ये है कि हमारे जो तमाम साथी हैं वो सब वीडियो बना के भेजें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इसमें। ठीक है, चालू रखा जाए आपने कहा तो सुनकर बड़ा अच्छा लगा। वेरी गुड। नियाज, यस सर। क्या पहली किया वाली जाना वीडियो चाहिए? मतलब पहली वाले को मतलब ये करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए मतलब उसको आप। तो मैं 2-3 दिन में सब बच्चों को सर स्टूडेंट को भेजना चाहिए वीडियो। चलिए ठीक। अकमल, जी सर, हम कह रहे हैं वो वाला तो खत्म कर ही देना चाहिए, पहला वाला, और ये वाला भी 30 जून तक देख ले सर। उस पे लेकिन मैं मार्क्स देना चाह रहा हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं असाइनमेंट के तौर पर बोल रहा हूँ तो सबकी वो वीडियो आ जाए और सबको मार्क्स मिल जाए। फिर जी ऐसा ना हो कि किसी सर हम बाद में जो हमें नहीं पता था, हम आपको पहले से बताए कि फर्स्ट वाली जो वीडियो है वो तो हम एज एन असाइनमेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सेकंड जी वाली वीडियो जो है वो आपकी समाजी जिम्मेदारी है। सामाजिक जिम्मेदारी को क्या बोलेंगे? जसारत, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंग्रेजी में बोल रहा है। सामाजिक सामाजिक अधिकार। अधिकार हक हो गया, जिम्मेदारी, अधिकार के माने हक हो गया, जहाँ पर हम जिम्मेदारी। सामाजिक उत्तरादित्व। फिर से रिपीट कीजिए। सामाजिक उत्तरादित्व। मुझे वो शायद मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट असाइनमेंट जो है उसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताया। मैं सादिया का माइक खराब है। नौशीन, जी सर। क्या करना चाहिए? सर वो वाला भी करना चाहिए, जिन लोगों ने नहीं किया है तो उनको प्रैक्टिस हो जाएगा ताकि वो सेकंड वीडियो अच्छा से बना सके। तो उनके सेकेंड वीडियो को कंसीडर किया जाए मार्क्स देने के लिए, अगर उन्होंने पहला नहीं बनाया था। सर पहला वाला अच्छा था, वो वैक्सीन से रिलेटेड था, उससे जागरूक कर रहे थे लोग, तो वो कुछ बच्चे नहीं किए तो उनको करना चाहिए। चलिए ठीक है। कलीम, यस सर, आई थिंक सर सारे बच्चों को पता चल गया है कि वीडियो बनाने के लिए सर ने बोला है। अब वो नहीं बनाते तो मुझे लगता है कि वो इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, उनकी है। तो इसका डेट ख़त्म किया जाए, और जो अब जो हमें मिला है बनाने को वीडियो, इसका सिलसिला चलता रहे तो बेहतर है 30 तक। वेरी गुड। सबीना, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर। सर अब आवाज आ रही है? सबीना, सर आवाज आ रही है? तकनीकी फौजिया, क्या बताया आपने? मैं बोल रही हूँ सर, पहले वाले की डेट खत्म की जाए और दूसरे वाले की 23 तक डेट रहे। गुलसबा,
अस्सलाम वालेकुम। जी, जो पहले वाली थी उसे खत्म किया जाए और जो अब बनाई है उस पर गौर किया जाए। जिसने नहीं बनाई है उसे भी बनानी चाहिए। तो जैसा मतलब जो क्लास जो अटेंड किए हैं 10 लोग, उन्हीं की राय को हम प्रीफर करेंगे और उसी बेसिस पर हम जो डिसाइड करेंगे। तो जैसा आप सबका मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है, जो फर्स्ट वीडियो है उसको अब ख़त्म करना चाहिए, उसको अब बस कर देना चाहिए। तो हम उसको यहीं पर उसकी डेडलाइन आज ही मान लें, क्योंकि आज की क्लास में ये तय हुआ है। अगर आज भी कोई तालिब इल्म भेजता है तो हम उसको ले लेते हैं, लेकिन ये कल नहीं, बल्कि आज समझिए आप दोपहर या शाम तक हम इसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद अगले 3-4 दिन में हम ये जो सेकंड वाली एक्सरसाइज है उसको भी कंप्लीट करें, कुछ और लिखने की, कुछ और सीखने की, नए मौजू पर काम करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ना है, हमें पीछे रुकना नहीं है। लेकिन इस चीज़ की हमारी ये जो कोशिश, जैसे आज तक भी अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वजह ये है जो पीछे छूट गए हैं वो हमारे साथ आ जाए, हमारे साथ आगे बढ़ें। अब जो मसला है, मसला ये है कि मैंने एक यूट्यूब पर जो उस वक्त तक जो मिले थे मुझे वीडियोस, वो सारे अपलोड कर लिए। लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने भेजा है, कौन भेजा उसके बाद, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आज आप सब लोग, आप लोगों की जो पहली वीडियो है, फर्स्ट वीडियो एक्सरसाइज फॉर वैक्सीनेशन जो आप लोगों ने बनाई, उसको हेल्थ जर्नलिज्म के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। कहाँ पर? हेल्थ जर्नलिज्म के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और तो वहीं से फिर मैं उसको ले लेकर फिर से एडिट करके जिन लोगों की छुट्टी है या आज आती है उसको मैं पूरा एक जगह कंपाइल कर लूँगा। इस मौजू पर जिन लोग का यूट्यूब पे डाला चला गया वो लोग नहीं भेजेंगे? नहीं, फिर से भेज दीजिएगा, फिर से भेजिए, ताकि जो बाद में अगर आज और कोई भेज रहे हैं तो उसको भी हम क्लब कर लें। और फिर उसका अगर इंट्रो, मेरे हिसाब से इंट्रो भी कुछ होना चाहिए उसमें, बजाय वो जो ठीक है, बहरहाल देखेंगे उसको इंट्रो कैसे कर सकते हैं, मैं उसको देखता हूँ। हम उसको आज तक उसको कबूल कर लेंगे जो लोग नहीं हैं, क्योंकि 1-2 लोगों ने ये भी कहा कि भाई कबूल, जो नहीं बेचेंगे, जैसे नौशीन ने कहा कि भाई एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ताकि उन लोगों का भी नुकसान ना हो। तो आज तक हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जिन लोगों ने पहले भी भेजा था वो अब दोबारा हेल्थ जर्नलिज्म का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भेजिए, इंडिविजुअली मुझे नहीं बल्कि ग्रुप में भेजिएगा, ताकि सबको मालूम हो जाए कि भाई कितने आए। वहीं पर लिस्ट भी बन जाएगी कि 22 स्टूडेंट है हमारे ग्रुप में, ये गूगल क्लासरूम में, उसमें से कितने लोगों ने भेजी है। वहाँ पर लिस्ट भी बन जाएगी, उनको आइडिया हो जाएगा कि अब वो लिस्ट फाइनल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद कोई बाद में अगर कल भेजता है तो वहाँ पर वो ऐड होने वाला नहीं। और फिर अब इसका मतलब क्या होगा कि उनका एक असाइनमेंट वो मिस कर दिया, वो चीज़ भी उनको क्लियर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इस मौजू पर क्लास के बाद भी कोई सवाल आपके जहन में आता है, तब भी आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप के ग्रुप में आप सवाल कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम के प्लेटफॉर्म पर आप सवाल कर सकते हैं, या फिर जो कमेंट बॉक्स है यूट्यूब का, उसमें भी आप अपना सवाल पेश कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले अटेंडेंस हम रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं आप तलबा से गुजारिश करूँगा कि बारी बारी आप अपना नाम बता दें, ताकि आपका नाम आप ही की आवाज़ में यहाँ पर हाजिरी के लिए भी रजिस्टर हो जाए। शुक्रिया। हेलो सर। हेलो जी जी सर हेल्थ जर्नलिज्म तो सीआर से भेज सकते हैं सर, उसको ओपन कर दीजिए सर, भेज, उसमें नहीं जाएगा सर। ठीक है, चलिए। अकमल कौन है उसके? अब्दुल्ला सलाम भी उसके एडमिन है शायद, मगर वो खुद क्लास में गैर हाजिर हैं बहुत दिनों से। उसको ओपन कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, अटेंडेंस रिकॉर्ड करवाइए। मोहम्मद अकमल हुदा, करीम, जिशारत अली, अब्दुल्ला सलाम, कैम सबीना, फौजिया मुकर्रर, शहाबुद्दीन, नौशीन फातिमा, गुलसवा, आपकी अटेंडेंस हो गई?
जी सर है। जी, सादिया के पास माइक ख़राब है तो कमेंट बॉक्स में उन्होंने अपनी अटेंडेंस दे दी है। ठीक है, यहीं पर हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। फिर क्लास के आखिर में एक मरतबा फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एल्गोरिथम पे हम मौजू पढ़ रहे हैं और इसके लिए ज़रूरी है, मौजूदा हालात में भी ज़रूरी है कि हम अपना अच्छे से ख़्याल रखें। जहाँ हम अपना अच्छे से ख्याल रखें वहीं हमारी ये भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी दुआओं में उन लोगों के लिए भी ख्याल रखें जो मुख्तलिफ़ बीमारियों के सबब परेशान हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।